Hello everyone, very good evening to all. Good evening, sir. Okay, very good evening to all. तो हम लोग जो है लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ रहे थे, यहाँ से ट्रांसफर ऑफ हीट हमने स्टार्ट कर दिया था, है ना। 3 मेथड हमने देखे थे, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करना। आई होप सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो लेट अस स्टार्ट फर्दर। ओके, लेट अस गो फर्दर। तो 3 मेथड हमने देखे थे अब तक। कंडक्शन जो हीट का होता है ट्रांसफर का, और एक कन्वेक्शन होता है, एक रेडिएशन होता है। कंडक्शन जो होता है उसमें मीडियम पार्टिकल मूव नहीं करते, केवल हीट फ्लो करती है। कन्वेक्शन में मीडियम पार्टिकल भी मूव करते हैं, और रेडिएशन जो होता है वो विदाउट एनी मीडियम होता है। 3 हम पे मेथड है। पहले हम जो मेथड है वो कंडक्शन देख रहे हैं। कंडक्शन यूजुअली मेटल्स वगैरह में आपके होता है, मेटल और जो बाकी आपके सॉलिड्स हैं वहाँ पे होता है। कन्वेक्शन जो है फ्लूइड्स में इंपॉर्टेंट है, और रेडिएशन तो इन जनरल केस में देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो हम केस देख रहे हैं अभी, कंडक्शन का केस हमने स्टार्ट किया था। अगर मान लो कोई बॉडी है और उसका लेंथ L है, और उसमें टेम्परेचर डिफरेंस आपने अगर क्रिएट कर दिया, आपने यहाँ पे हाई टेम्परेचर कर लिया, T2 इज मोर देन T1, तो उसमें हीट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम T2 टू T1। तो हीट फ्लो करेगी यहाँ से यहाँ तक, हीट यहाँ से फ्लो करेगी सॉरी, ऐसा हीट फ्लो करेगी, तो हीट जो है इस एरिया को कवर क्रॉस करके जाएगी। तो यहाँ पे जो हीट का फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, वो डिपेंड करता है आपका एक तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज़्यादा है। जितना ही ज़्यादा होगा टेम्परेचर डिफरेंस, उतनी ज़्यादा हीट फ्लो करेगी पर यूनिट टाइम, उतने जूल पर सेकंड हीट पर यूनिट टाइम फ्लो करेगी। दूसरा ये एरिया पर डिपेंड करता है, अगर एरिया आपका ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा फ्लो करेगी। तीसरा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है, तो अगर आपकी लेंथ ज़्यादा होगी तो हीट कम फ्लो करेगी। कुल मिला के जो आपका ये फॉर्मूला बनता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, वो बनता है के ए एल अपॉन एल डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब इसको हमने आगे देखना है कि इससे क्या क्या चीजें होती हैं फिर, ठीक है। तो अगर हम इनिशियली देखिए, मान लो मैं इनिशियली किसी बॉडी को गर्म करना शुरू किया, और ये जो T2 T1 मैंने बोला है, ये इक्विलिब्रियम पे बोला है मैंने फाइनली इक्विलिब्रियम आ चुका है। मान लो अगर मान लो इक्विलिब्रियम नहीं आया अभी, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर मान लो आपने रॉड को गर्म करना शुरू किया है वैसे, तो क्या होगा, रॉड गर्म होना शुरू होगी। रॉड गर्म होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कुछ होगा, और जब हीट इधर को फ्लो करेगी तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा। तो यहाँ बाद में बढ़ेगा, यहाँ पहले बढ़ जाएगा, है ना। तो करते 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 कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहाँ पे कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 हो जाएगा फाइनली, और यहाँ पे T2 हो जाएगा, ज़्यादा होगा टेम्परेचर। T2 जो है ज़्यादा होगा T1 से, फाइनली एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। उस केस में क्या होगा, आपकी हीट का फ्लो कांस्टेंट होगा। जितनी आपकी हीट यहाँ से फ्लो कर रही होगी, उतनी हीट यहाँ से हो सकता है रेडिएट भी कर रही हो बाहर, तो उतनी हीट यहाँ से रेडिएट कर रही होगी। तो एक कांस्टेंट आपका इक्विलिब्रियम आ गया कि अब ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा और ना ही टेम्परेचर घटेगा, तो एक फाइनल इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ। तो ये हमने कंडीशन निकाली है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वाला, ये हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन पे निकाला है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाय एल, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, मान लो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फिर हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा, dx बाय dt मैंने कुछ लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला तो वैलिड होगा तब भी, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा फिर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है या क्या है। दूसरा इस केस में जो हमने ड्राइव किया है, हमने ये अज्यूम करा है कि हम बाकी लॉस नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बाकी लॉस नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कोई भी हीट यहाँ से आपकी लॉस नहीं हो रही है, तो यहाँ से कोई हीट हमने लॉस नहीं मानी है। आपकी हीट जो लॉस हो रही है वो इस साइड से हो रही है सारी, मैंने हीट यहाँ से यहाँ पास हो रही है, फिर यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, फाइनली यहाँ पहुँच रही है, तो हमने ये मान लिया, ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला आपका बन के आया है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, तो ये कुछ ऐसा बना है जैसे आपने फ्लूइड का फ्लो पढ़ा होगा या फिर आपने करंट का फ्लो पढ़ा होगा। तो ये करंट से आप थोड़ा इक्वेट कर सकते हैं, करंट से कैसे इसका रिलेशन बन रहा है। जैसे मान लो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की तरह मान सकते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, है ना। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे जो V का रोल होगा वो कौन प्ले करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण करंट फ्लो करता था। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण
हीट फ्लो करेगी, टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण हीट फ्लो करेगी, तो जो ये होगा, ये रोल जो प्ले करेगा वो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी प्ले करेगा। तो बाकी जो बचेगा वो आर होगा, इसका मतलब बाकी जो बचेगा वो आर होगा। देखते हैं आर क्या है इसमें। तो ये आपका वी आया, ये आपका वी आया, और ये जो बचा आपका वी इक्वल टू आई आर होना चाहिए एक्चुअली। तो अगर आप अपॉन में से ले जाओगे, अगर आप इसे अपॉन में ले जाओगे तो ये बनेगा आपका डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी अपॉन में ये सब मैंने एल बाई के ए लिख सकता हूँ। तो अब आप कंपेयर अगर करो v इक्वल टू आई आर से, तो ये चीज मेरी आई आर रेजिस्टेंस है, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, विच इज ये इसको हम बोलते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को बोलते हैं थर्मल करंट। और ये तो आपको पता ही है टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये, तो हम इसको यहाँ पे बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो आप देखिए थर्मल रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो एल के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ऑब्वियसली आना भी चाहिए। मैंने आपको बोला था कि जो आपका हीट का फ्लो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल होता है। जो एल अगर ज़्यादा होगा तो हीट का फ्लो कम होगा, यानी थर्मल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो एल ऊपर आ रहा है, के नीचे आ रहा है, ठीक है। के जो है आपका, जो हमने कॉन्स्टेंट यहाँ पे लगाया था, दिस इज वी से कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो हमारा है ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं इसे, सिंपल कोफिशिएंट के थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या सिंपल थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये हर, आपको पता होता है हर मटेरियल का अलग दिया होता है आपको। तो ये जो है मेटल के केस में ज़्यादा होगा क्योंकि कंडक्टर अच्छे हैं, और जो नॉन मेटल होंगे उनके केस में कम होगा। ब्रिक वगैरह होगी, मान लो कंक्रीट है, ग्लास है, तो कम कम होता जाएगा, है ना। मेटल के केस में ये अच्छी वैल्यू है काफ़ी। तो दिस डिपेंड ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी। तो आपका जो फॉर्मूला बना है वो ये जाके ये बना। इसमें एक और टर्म आपने देखी होगी, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, एल को यहाँ इसके नीचे लिखता, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा था ना, अगर मैं एल को ऐसे लिखता, ऐसे लिखता मैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू के ए डेल्टा, कई बार ऐसे लिखता था डी टी बाय टी एक्स या डी एल, ये डेल्टा थीटा डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स मान लो, क्योंकि यहाँ पे मैं डेल्टा माना है। तो अगर ऐसा हमने माना है इसे, तो ये चीज जो है आपकी वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है ऊपर वाला, और ये लेंथ है। तो आपका टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, मतलब आपने यहाँ पे निकाला, तो आपने बोला भाई आपका टेम्परेचर कुछ है, मान लो टी डैश, यहाँ पे टी डबल डैश है, तो चेंज इन टेम्परेचर इज टी डबल डैश माइनस टी डैश, इसके बीच की जो भी लेंथ होगी उससे डिवाइड कर दोगे। ऐसे जब यहाँ निकालोगे तो यहाँ भी कुछ वैल्यू आएगी, सब जगह आपकी वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बाय डिस्टेंस है, इसको आप बोलते हैं, ये चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ है, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। अब तक आपने जो पढ़ा है पर यूनिट टाइम पढ़ा है, ये पर यूनिट लेंथ है, तो इसको हम बोलते हैं पर यूनिट लेंथ। पढ़ा आपने कहीं चेंज? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन में क्या पढ़ा था? नहीं ऐसा फोर्स पर यूनिट, वो तो अलग चीज है। नहीं ऐसा कोई होगा यहाँ पे चेंज हो रहा हो और पर यूनिट लेंथ चेंज हो रहा है, जैसे पर यूनिट टाइम पढ़ा है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। ऐसा आपने कोई पढ़ा है, चेंज इन समथिंग पर यूनिट डिस्टेंस इज समथिंग? यस, विस्कोसिटी में पढ़ा है। करेक्ट। वहाँ पे क्या पढ़ा था आपने? यस वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपने पढ़ा था, यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट आ गया ये। ऐसे आप 12th में पढ़ोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा वहाँ पे। तो ये आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है।
कई बार आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल देगा डायरेक्टली कि ये है, ठीक है। तो अब जाके हमारा हमने सारे इसके टर्म समझ लिए, क्या क्या टर्म है हमारे। थर्मल रेजिस्टेंस हमारा जो है L बाई KA आया। अब आपको रेजिस्टेंस के फॉर्मूले याद होंगे, अगर हम रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करते हैं तो सारे फॉर्मूले यहाँ भी लगा सकते हो आप। अगर मान लो ये R1 है, ये R2 है, रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड किए हुए, तो नेट रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2। ऐसे मान लो अगर पैरेलल में ऐड किया हुआ है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वैसे यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे क्या होगा, R की जगह पे L बाई KA आ जाएगा। ठीक है, तो आपके से क्वेश्चन आएंगे जब मान लो कि हमने एक बॉडी है, एक रॉड को हमने दो बॉडी के बीच में, मान लो कोई बॉडी है, इनका टेम्परेचर दे देगा वो, इसका टेम्परेचर पता है हमें, इसका टेम्परेचर भी पता है T1 T2, यहाँ पर रॉड कनेक्ट कर दी, तो कुछ पूछेगा कितनी हीट फ्लो करेगी, क्या करेगी, कितने टाइम में क्या होगा टेम्परेचर, तो उस केस में हम इनको पैरेलल सीरीज मान सकते हैं, या फिर रॉड ऐसे दे देगा, इस केस में सीरीज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वी विल डू दिस सीरीज पैरेलल थिंग। तो आपने अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छी की होगी रेजिस्टेंस की 10th क्लास में, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। 10th में यहाँ पे NTSC किसने करा था क्वालिफाई, किसका स्टेज 2 होने वाला है अभी फरवरी में? कोई NTSC क्वालिफायर है यहाँ पे, जो मैंने कैलविन से NTSC ने वो किया 10th में? यहाँ पे कोई नहीं है, ओके, आई थिंक किसी और बैच में होंगे फिर। तो आपका ये आया थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका यूज़ हमें करना है, हर जगह पे जब हम करेंगे तो ये यूज़ करेंगे। तो लेट अस सी सम क्वेश्चंस, उससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हमें क्या करना है, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे लगाने हैं और कैसे उनसे इक्वेशन निकालना है। तो इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं सीरीज पैरेलल से। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, देखिए कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है हमें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकालना पता है ना, और इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, याद है 10th क्लास में? Yes, sir. yes sir, दोनों को remove दोनों रेजिस्टेंस को रिमूव करके हम एक रेजिस्टेंस बना देते थे और उसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते थे, तो देखते थे Yes, sir. करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो फिर उससे हम ट्राई करते थे इक्वेट करने का। ऐसे यहाँ भी करेंगे, ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। हाँ, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है ये कह रहा है कि एक आपकी कंपाउंड स्लैब है, इसमें दो मटेरियल हैं, कंपाउंड स्लैब, टू मटेरियल, और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है K और 2K है दोनों मटेरियल की, ठीक है, ऑफ इक्वल थिकनेस, टू मटेरियल ऑफ इक्वल थिकनेस, इक्वल थिकनेस है। तो आपको ये बताना है कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी आएगी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी आएगी।
सर 4k/3 4k/3 ओके यस करेक्ट आंसर है गुड बाकी स्टूडेंट्स बताओ equal thickness, equivalent thermal conductivity, compound slab, two material of equal thickness of this thing है ना. इनको जो जोड़ा गया होगा वो लेंथ वाइज जोड़ा होगा. इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की है, इसकी 2k है. ठीक है, आपको इक्विवेलेंट चाहिए. इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैं सेम थिकनेस ऐसे ले लूँ एक रॉड, बिल्कुल इससे एरिया वेरिया सेम हो उसका, और थिकनेस इसकी लेंथ हो जाएगी 2t, उसकी एरिया सेम हो, लेंथ बराबर हो उसके टोटल के, तो अगर ये सेम हीट फ्लो करे, हीट दोनों का फ्लो सेम है, तो बोलूँगा कि इसके इक्विवेलेंट है. ये वाली जो रॉड है इसके इक्विवेलेंट है. इसकी जो कंडक्टिविटी k डैश आएगी विच इज दिस इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट केस. ठीक है, दोनों केस में हीट फ्लो सेम होना चाहिए, उससे आप कर सकते हो. या फिर आपने थर्मल रेजिस्टेंस वगैरह निकाला उससे कर सकते हो आर इक्विवेलेंट के फॉर्मूले से. तो आपका जो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आ रहा था, अगर आप उससे यूज करोगे तो 1/r इक्विवेलेंट जो आ रहा था 1/r1 + 1/r2 आ रहा था. आर इक्विवेलेंट क्या होगा आपका 1/r1 + 1/r2. तो 1/r1 का मतलब r होता है आपका L/KA. L अपॉन में आ जाएगा मान लो T KA, दोनों सेम हैं. आई कैन राइट T/KA T/KA. ये 1/r1 की वैल्यू आई और ये 1/r2 की वैल्यू आई. ठीक है, अब एक इसके बराबर है 1/r इक्विवेलेंट. जब मैं r इक्विवेलेंट लिखूंगा तो मैं इसकी पहले लेंथ लिखूंगा, यहाँ पे वो भी T/KA आएगा, लेकिन T कितना आएगा उसका 2t आएगा. 2t एरिया सेम, ऐसा सेम ही होगा ये एरिया. k की जगह पे k डैश आएगा, इक्विवेलेंट जो भी होगा. k इक्विवेलेंट लिख सकते हो या k डैश लिख सकते हो, ऐसे लिखूंगा. अब मेरा ये a/t तो सब जगह कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा k'/2 इक्वल टू 2. जस्ट a'/2 कितना है मेरा 2k. इसमें कुछ गलती करी क्या हमने? k एंड 2k है ना आपके. अच्छा, k एंड 2k, ये भाई 2k है, यहाँ पे गलत कर दिया हमने. k एंड 2k होगा तो 3k हो जाएगा. k एंड 2k करेंगे तो 3k हो जाएगा. गड़बड़ी कर दी फिर दोबारा. L/KA, L हमने माना है इसका रेजिस्टेंस हमारा है L/KA. L हमने माना है 2t/k'(A), TKAA और यहाँ पे T/2KA. क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, क्या गलती कर रहे हैं भाई देखो. सबने सीरीज में लिया है ना इन्हें, हाँ तो सबने फार्मूला पैरेलल का लगा रखा है. अरे 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 हाँ सही बात है, करेक्ट है. तो यहाँ पे हमने ये तो पैरेलल वाला केस का तो होता है ना, तो ये तो लगेगा नहीं, यहाँ पे सीरीज वाला लगाते हैं. गलत कर दिया, हमने सीरीज केस माना है, क्योंकि इक्विवेलेंट जब करेंगे तो अगर 2t आप मानते हो तो आप सीरीज में मान रहे हो उसे. ठीक है, पैरेलल वाला तो ये हो नहीं सकता केस, क्योंकि पैरेलल होता तो फिर हमें एरिया का देखना पड़ता है कैसा किताब बन रहा है. तो सीरीज भी मानते हैं इसे. तो सीरीज अगर मानेंगे तो r = r1 + r2 होगा. तो r आपका जो आएगा वो तो r1 जो आएगा वो तो L/ इसे आएंगे आपके जो पहले आए थे आपके T/KA.
प्लस टी बाय 2 KA, और यहाँ पे जो आर आएगा वो आ जाएगा 2T अपॉन के इक्वलेंट इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका अगर सम करूँ इन दोनों का तो एलसीएम 2KA आएगा, 2KA अपॉन में ऊपर आ जाएगा 3T। अब मैं दोनों तरफ कंपेयर करूँगा अगर तो ये आएगा मेरा 2T बाय के इक्वलेंट ए इक्वल टू 3T बाय 2KA। ठीक है, ए और टी तो कैंसिल, आपस ए और टी से कैंसिल, टी और ए हो जाएंगे, तो के इक्वलेंट आपका जो आएगा वो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3 ये आएगा, के गैप एक के ऊपर चला जाएगा तो 4K/3 हो जाएगा, तो के इक्वलेंट इज 4K/3। दिस इज द फाइनल इक्वलेंट कंडक्टिविटी ऑफ दिस न्यू रॉड। ठीक है, तो ये 4/3 के आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि एक कॉपर और स्टील की रॉड को हमने एंड टू एंड जोड़ दिया, यानी कि सीरीज में जोड़ दिया कॉपर और स्टील का। ये है 18 सेंटीमीटर कॉपर की रॉड और 6 सेंटीमीटर स्टील की रॉड। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील, ये हमें दिया हुआ है। तो एरिया दोनों का सेम है। ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर है आपका यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कह रहा है कि यहाँ जंक्शन पे टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर एट द जंक्शन विल बी हाउ मच, ये टेम्परेचर बताना है आपको। सर कॉपर वाले की लेंथ कितनी लिखी है? बराबर नहीं 18 सेंटीमीटर दे रही है, सॉरी 18 और 6 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है भाई, ये मीटर नहीं है। 6 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। जो आप इसमें हो उसमें चलेगा ना, सीपीयू तो होता है मॉनिटर वाला से चाहिए। बस 75 डिग्री 75, yes 75 डिग्री सेल्सियस।
निकला सब लोगों का? निकला बाकी लोगों को? देखें किसने किया अब तक ये? कैसे किया बताओ? इसके अंदर पहले वो निकाल लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अच्छा फिर? और फिर उससे निकाल लिया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ओके और फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कॉपर का भी निकाल लिया, ओके फिर दोनों को इक्वेट कर दिया था। अच्छा ये तरीका भी हो सकता है। ये कह रहे हैं कि मैंने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, उससे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकाल लिया, फिर यहाँ टेम्परेचर कुछ अज्यूम कर लिया होगा टी, यस सर। फिर कॉपर का जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आपको पता है, अगर निकालोगे तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू, या किसी का भी निकालोगे तो क्या आएगा आपको होता है के, इसका के आप मान लो 9 के, मान लो 9 के के ए डेल्टा थीटा आपको आ जाएगा 100 माइनस टी, 100 हाई होगा, टी लो होगा, इसमें 100 माइनस टी लिख रहा हूँ, अपॉन एल इसका 18 सेंटीमीटर है। और ये कह रहे हैं मैंने आर इक्विवेलेंट निकाल के ये निकाला है। आर इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो सीरीज में है तो R1 + R2 करोगे तो आर इक्विवेलेंट आपका जो आएगा वो R1 + R2 से आ जाएगा, है ना। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर जो वैल्यू आएगी उसको आप पुट करोगे उससे टी आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं ऐसे निकाल लूँ, मैं आर इक्विवेलेंट R1 + R2 करूँ तो मेरा आ जाएगा L/KA, L1/KA, तो L1 आपने 18 सेंटीमीटर है आपका, और K आपको पता नहीं कितना, आपने 9 के माना है, A आपने A माना है। दूसरे वाले केस के लिए 6 सेंटीमीटर है, और ये K का स्टील का हमने K माना होगा, मैं इसका K मान लूँ, उसको 9 के मान लूँ कि 9 टाइम्स है इससे, तो ये आएगा 6/KA। अब एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 18 और 9 के 54, ये आ जाएगा आपका 8/K। अच्छा 100 करके 18 + 54, तो ये हो गया आपका 72, से डिवाइड करोगे तो 8, तो ये 8/K आ गया आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब मेरा जो हीट ऑफ फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, अगर मैं इक्विवेलेंट की फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट इनटू ए तो सेम ही होगा, चाहे मैं कोई रॉड लूँ चाहे एक रॉड लूँ, ए तो सेम ही चल रहा है मेरा पूरा, के ए डेल्टा थीटा मेरा होगा इस केस में 100 - 0, अगर मैं पूरी रॉड को ले रहा हूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर 100 है और यहाँ पे 0 है, तो डेल्टा टी ये आया, डिवाइड बाय एल इस पर आ जाएगा 18 + 6 यानी कि 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यहाँ पे यूनिट का ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि वो मेरा कट जाएगा बाद में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा।
जैसे मैंने के को यहाँ छोड़ दिया था क्योंकि के भी कट जाएगा बाद में, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज तो आपका L बाई के ए अगर मैं देखूँ ये आपका R इक्वलेंट होता है, L बाई के R इक्वलेंट होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आपकी जो वैल्यू आ रही है ये के ए बाई 8 आ रही है ना, L बाई के ए की। तो ये जो वैल्यू आएगी वो के ए बाई 8 आएगी। तो आई थिंक दिस इज इक्वल टू के ए बाई 8 इंटू 100, ये आया। ये मैंने कहाँ से निकाला, पूरा इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाला पहले मैंने, और फिर मैंने वहाँ से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकाला। ठीक है, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इस रॉड के थ्रू होगा। अब मैं केवल अगर कॉपर के लिए लिखता तो मैं कॉपर के लिए लिखता ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तो सेम होनी चाहिए। जो यहाँ पे फ्लो हो रही है रेट ऑफ हीट फ्लो, यहाँ पे होगी इक्विलिब्रियम में आपका सेम हीट फ्लो होता है ऐसे, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर सकता हूँ, 1 और 2 को। तो 1 और 2 को मैं बराबर करूँगा तो 1 और 2 से क्या है आएगा आपका के ए तो कटी जाएंगे आपके दोनों जगह, तो क्या आ जाएगा 9/18 यानी 100 माइनस टी, और ये 9 से 18 कट गया था, 2 से हो जाएगा यहाँ पे। तो 100 माइनस टी बाई 2 इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका 100/8 बचेगा आपका। 100/8 मैंने 4 से डिवाइड कर दूँ तो 25/2, 2 से 2 कट जाएगा। फिर आप जब टी को सॉल्व करोगे तो टी आपका 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 आ जाएगा। तो मेरा टेम्परेचर जो आ रहा है वो 75 आ रहा है। कहाँ का टेम्परेचर, जंक्शन का टेम्परेचर। दिस इज द आंसर। तो ये हमारा जो मेथड था, ये मेथड था हमारा कि हमने आर इक्विवेलेंट निकाल के वहां से निकाला। ये सबको क्लियर है? सर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। हाँ जरूरत नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि मेथड ऐसे है। मेथड सही है, मैंने ठीक है मेथड। तो ये k/8 कैसे आया तो वो बता दीजिए। k/8 कैसे आया था? k/8 तो ये वाला है ना हमारा, जो भाई ये r आपने निकाला r1 प्लस r2, वो हमारी वैल्यू जो आई वो 8/ka आई। तो ये क्या है 1, ये जो हमारा r इक्विवेलेंट है। r इक्विवेलेंट क्या होता है एक्चुअली, l इक्विवेलेंट जो भी आपकी लेंथ बनेगी टोटल बाई के इक्विवेलेंट या बाई a जो भी आएगा। तो इस केस में l हमारी बननी थी 24 और के इक्विवेलेंट ये है, ये एरिया है। 24 सेंटीमीटर बनी थी टोटल की लेंथ हमारी। तो इस पूरे को हमने, ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, ये फैक्टर, ये हमारा आर इक्विवेलेंट बन जाएगा। मतलब 24 डिवाइड बाय के ए जो है वो आर इक्विवेलेंट है। तो मैंने इसको आर इक्विवेलेंट के बराबर कर दिया। तो आर इक्विवेलेंट मेरा जो है 8/ke तो मैंने 8 नीचे रखा क्योंकि नीचे है ना ये 24/ke, तो ये 8/ke हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे आएगा। क्लियर हुआ? यहाँ से आएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये एक मेथड हुआ। आपको कह रहा है कि ये बड़ा मेथड है, छोटा करो, बताओ छोटा मेथड क्या होगा? सर ये दोनों रॉड सीरीज में लगी हैं, तो जो हीट करंट होगा कॉपर की रॉड से और स्टील की रॉड से वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट डिसिपेशन हो नहीं रहा है। तो मैं हीट फ्लो ऑफ हीट लिखते हैं 9ka 100 माइनस टी अपॉन 18 इज इक्वल टू के टी माइनस 0/6 टी इज इक्वल टू 70। ये सबसे शॉर्टेस्ट है। ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से मानता हूँ भाई हीट फ्लो सेम हो रहा है मेरा, तो जितना हीट फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा होगा उतना यहाँ भी जा रहा होगा आगे हीट, तो ये सेम होगा। तो मैं इस जंक्शन पे रहता हूँ, मान लो इस जंक्शन पे जो हीट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है उसका अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो आएगा वो मेरा आएगा इस रॉड पे जो हीट फ्लो हो रहा होगा कॉपर की रॉड में, वो आएगा मेरा के की जगह तो 9 के आ जाएगा, के ए डी टी आएगा इस केस में 100 माइनस टी बाय लेंथ आ जाएगी आपकी, यहाँ पे दे रखी थी आपको 18 सेंटीमीटर, तो ये 18 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया हीट फ्लो इस रॉड में। ऐसे जब मैं इस रॉड में हीट फ्लो निकालूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसका हमने 9k माना था, इसका k माना था, तो मैं लिखूंगा k a सेम है दोनों का, टेम्परेचर डिफरेंस T -0, T हाई होगा बाय लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो इसका हीट फ्लो आया, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। जो हीट फ्लो यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, यस सर। तो इन दोनों को इक्वेट कर दें अगर हम 1 और 2 को अगर हम इक्वेट कर दें तो यू विल गेट 9ka 100 माइनस टी बाई 18 इक्वल टू ka t बाई 6। यहाँ से सॉल्व कर लो, k तो कट ही जाएगा,
9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से काट ही लो इसे, 9 2 जा 18, तो ये बचा आपका 100 माइनस टी बचा ऊपर, और यहाँ पे 2 से 3 कट जाएगा, ये तो जाएगा t/3। अब t को यहाँ ले आओ, तो t को यहाँ लाओगे तो प्लस टी हो जाएगा, ये इक्वल टू 100, तो ये 4t/3 100, t आपका आ जाएगा 300/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 75। दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड अगर हम दोनों हीट को इक्वेट कर दें, ठीक है। ठीक है, ये आसान है ना? यस सर। ओके, इसमें एक और मेथड हो सकता है, वो लंबा होगा हालांकि थोड़ा, लेकिन एक और मेथड ला सकता कि आपने यहाँ पे थर्मल करंट निकाल लिया था आपने, मान लो मेरा करंट आ गया आई, थर्मल करंट, आपको पता है V इक्वल टू IR होता है, और V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस विल बी इक्वल टू IR, ठीक है। तो अगर मैं थर्मल करंट निकाल लूँ, थर्मल करंट मेरा जो होगा वो क्या होगा? K इक्विवेलेंट इनटू एरिया बाय टोटल टेम्परेचर डिफरेंस, इसके अक्रॉस कितना है? 100, और अपॉन लेंथ, तो लेंथ हमारी है 24 सेंटीमीटर। ये मेरा करंट आया। फिर मैं अगर V इक्वल टू IR लगाऊं तो मेरा क्या आएगा इससे? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस। तो मैं अगर इस रॉड के अक्रॉस लगाऊं इसको टेम्परेचर डिफरेंस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? V के क्या लिख सकता हूँ मैं? T-100 इक्वल टू IR। I तो मेरा ये है पूरा, I आ जाएगा ये K इक्विवेलेंट इनटू A 100/24 इनटू R। R क्या होगा? इसका थर्मल रेजिस्टेंस, इस कॉपर का थर्मल रेजिस्टेंस, वो होगा L/KA। L यानी कि 18 सेंटीमीटर था ये, बाय KA। K इसका 9K है और एरिया इसका सेम है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, और ये आपस में सॉल्व करोगे तो 9 2 100/12 आ जाएगा। 100/12 को और सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25/3 K इक्विवेलेंट आ जाएगा, इक्वल टू T-100। अब अगर मैं K इक्विवेलेंट निकाल लूँ तो K इक्विवेलेंट से फिर मेरा ये काम हो सकता है। K इक्विवेलेंट आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, यहाँ पे क्या आपने निकाला था ना? K इक्विवेलेंट कितना आया था आपका? जब आप इक्वेट करोगे तो आपको K इक्विवेलेंट 8/3 आया था। तो यहाँ पे K इक्विवेलेंट निकालोगे तो उससे आपका K इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर लोगे इसमें, तो आपका फिर यहाँ से टेम्परेचर निकल जाएगा। तो ये तरीका भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, पिछला वाला भी ठीक था, ये भी ठीक था। सबसे शॉर्टेस्ट इसमें ये है। जब ऐसा कोई केस आएगा तो वी कैन ऑलवेज राइट की जो हीट आपकी फ्लो हो रही है यहाँ से जंक्शन में, वो सेम है, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा मेथड जो हमने किया अभी तक। यस सर। ओके, अब इसमें जो है आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि मैं जब वो कर रहा हूँ, क्या नाम बोलते हैं, ये लिख रहा हूँ, तो मैं टेम्परेचर मैं हमेशा पॉजिटिव लिख रहा हूँ वैल्यू को, क्योंकि मैं जब इक्वेट कर रहा हूँ दो वैल्यूज को आपस में, तो मैं पॉजिटिव वैल्यू को इक्वेट कर सकता हूँ, है ना। मान लो एक वैल्यू 6 है और एक दूसरी भी 6 आ रही है, तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ। लेकिन मान लो एक वैल्यू 6 है और एक -6 है, मान लो A ये है और B ये है, तो मैं A इक्वल टू B लिख सकता हूँ। लेकिन मान लो B जो है -6 है, तो मुझे फिर क्या लिखना पड़ेगा? A इक्वल टू -B लिखना पड़ेगा, तभी मैं इक्वेट कर सकता हूँ दोनों को, ये तो इक्वेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है, मेरे को पता है ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, जैसे मैं यहाँ पे इक्वेट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू तो K तो पॉजिटिव है, एरिया पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर पॉजिटिव होगा, डिफरेंस तो एनी टेम्परेचर है तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है। अब अगर मैं इसको नेगेटिव लिख दूंगा यहाँ पे तो इक्वेशन गलत हो जाएगी मेरी। तो मैंने यहाँ पे फिर क्या करता हूँ, मैं इसको पॉजिटिव लाने के लिए मैं हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर करता हूँ। तो मैं हमेशा से लिख रहा हूँ 100 - T, तो मैं इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे लो होगा। ऐसे जब मैंने इस जंक्शन पे लिखा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैंने T-0 लिखा था। अगर आप देखेंगे ना, T-0 लिखा था, मैंने 0 - T नहीं लिखा था। हालांकि फाइनल टेम्परेचर 0 है, आपको 0 - T लिखना चाहिए फाइनल होने से नीचे, लेकिन मैं T-0 लिख रहा हूँ। तो इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं इक्वेट कर पाऊँ, ठीक है। तो प्लस प्लस को आप इक्वेट कर सकते हो, अगर माइनस वाले को करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसे ध्यान है, ये सब समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर।
प्लस वाला करना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना, तो इसलिए कुछ किताबों में क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है फॉर्मूला ये वाला, ये लिखा है फॉर्मूला ये वाला, ये ऐसे लिखा है कुछ किताबों में, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा थीटा या डेल्टा टेम्परेचर लिख लो यहाँ पे, जो भी लिखना चाहो, बाय डेल्टा एल या डी एक्स या एल जो भी लिखना चाहो। तो यहाँ माइनस साइन लगा रखा है उन्होंने। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जब डेल्टा थीटा लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, लेकिन जब फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, उसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा बाहर। तो इक्वेशन ये लिखी हुई है इसमें कई जगह पे, दिस इज आई थिंक मोर एप्रोप्रिएट इक्वेशन। ओके, चलो अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं क्वेश्चन को। अभी तो आपने सिंपल वर्ड का समझ लिया, थोड़ा सा और देखते हैं, अगर थोड़ा सा और एक गड़बड़ करें तो क्या होगा आपका। देखो क्या होगा, इसमें मैं टेम्परेचर निकाल लेगा ना 75 आएगा, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसा हो, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, वाई शेप बना दी, तीनों रॉड है, ये तीनों रॉड है ना, तीनों रॉड हैं, एक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ये रॉड ए है, और एक रॉड बी है टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, और सी पे भी 90 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी एंड के यहाँ के टेम्परेचर है, एंड की, ठीक है। तो ये कह रहा है रॉड मेड ऑफ सेम मटेरियल, आपके लिए इजी कर दिया उन्होंने, मटेरियल भी सेम कर दिया, तो के सेम होगा सबका, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, के सेम है, एरिया सेम है सबका। तो ये कह रहे हैं ऐसे इनको ऐड किया गया और लेंथ भी सेम है, और बहुत आसान कर दिया आपको तो, और ये टेम्परेचर आपको दिए हैं। अब ये कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन कितना होगा, मैंने यहाँ का टेम्परेचर निकालना है आपको, टेम्परेचर एट द जंक्शन कितना होगा ये करना है। सिक्सटी डिग्री सेल्सियस 60, let me check. नहीं, हाँ सही, करेक्ट। बाकी लोगों का आया? यहाँ पे टेम्परेचर टी होगा तो आप हीट फ्लो मान सकते हो कि यहाँ से टेम्परेचर हीट फ्लो यहाँ से यहाँ हो रही होगी, यहाँ से यहाँ आई होगी हीट, तो जितनी हीट इन दोनों से आ रही होगी उतनी हीट यहाँ जा रही होगी, उनको इक्वेट कर लो, देखो फिर आंसर आता नहीं आता। आ गया का के ए
जो रॉड से हीट मान लो जा रही है, इसमें मान लो Q1 है, ये Q2 होगी और ये Q3। हालांकि Q2 और Q3 बराबर ही होंगे आपस में। मैं इसका Q1 जो है वो Q2 प्लस Q3 के बराबर है, तो Q1 जो है हीट फ्लो है यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ KA T माइनस 0 बाय L, L तो सेम ही आपका, इक्वल टू KA 90 माइनस T बाय L प्लस KA 90 माइनस T बाय L। ये ऐसे आएगा, KA और L तो कट जाएंगे सारे, तो T इक्वल टू 90 माइनस T ट्वाइस हो जाएगा ये इनफैक्ट, तो ट्वाइस कर लो तो 180 हो जाएगा इसका, 180 माइनस 2T, तो यहाँ से 3T इक्वल टू 180 आ गया और T आपका 60 आ गया, 60 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? यस। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कई सारे, इसमें L और K अलग अलग भी कर सकते थे, तो थोड़ा सा आपको फिर और कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसमें। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स। ये सब मेटल रॉड हैं और 6 आइडेंटिकल मेटल रॉड हैं। एक तो ये हो गई है ना, दूसरी ये हो गई और 4 ये हो गई बीच वाली, तो 6 आइडेंटिकल, 6 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब उसका एरिया वगैरह सब कुछ सेम है। मेटल रॉड से एरिया सेम है, कंडक्टिविटी सेम, सब कुछ सेम। अब ऐसा बोला कि टेम्परेचर जो ए पे है वो है आपका 60 डिग्री सेल्सियस और डी पे है आपका 240 डिग्री सेल्सियस। तो ये बोला टेम्परेचर एट बी, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा? So 120 degree. 120, 120 is the right answer. बाकी लोग निकल रहे हैं।
हेलो 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 सर। बाकी लोग निकल पा रहे हैं? किसने निकाला आंसर? ये स्वामी ने निकाला है। ओके, कैसे किया स्वामी? पहले जो बीच में स्क्वायर बना हुआ है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया तो वो R आया था। ओके, फिर सर A और B के बीच में जो रिलेशन है V इक्वल्स टू IR वो लगा लिया और फिर B और D के अंदर भी वही लगा दिया ओके, और दोनों के करंट को इक्वेट कर दिया। ओके, राइट। तो यहाँ पे आपको पता रेजिस्टेंस तो सेम होगा इनका, थर्मल रेजिस्टेंस जो भी आएगा। तो यहाँ पे R और R मान लो अगर मैं, और ये भी R होगा, तो ये भी R होगा, सबका सेम आएगा। L/K की वैल्यू सेम आएगी सबके लिए। अब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। अगर मैं इस रॉड को देखूं दोनों को सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2R। तो ये किस ऐसा बन जाएगा 2R और सीरीज पैरेलल में फिर 2R और ये R और ये R। तो ये वाला केस हमारा इसके इक्विवेलेंट है। अब जब 2R और 2R आपके पैरेलल में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, R आता है। ऐसे निकालोगे ना, पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा 2R। एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/R आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट आपका R आ जाएगा। यानी आपका सर्किट जो कुल मिला के बन गया वो कुछ ऐसा बन गया, R R और R, ये वाला R, ये वाला R और बीच में इन दोनों का इक्विवेलेंट R। तो सर्किट ये बन गया कुल मिला के। इतना समझ में आया सबको? यस सर। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 60 और यहाँ पे 240 है। तो अब जो चाहो लगा लो, या फिर आप अब तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस उतना ही ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, उतना ही ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा। वैसे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि हीट जितनी आई है गई है वो सब अब जो अब तक आपने लगाया वो लगा सकते हो। लेकिन अगर और शॉर्ट सोचूं तो भाई जितना ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि आपका करंट सेम होगा, थर्मल करंट यहाँ से करंट तो सेम होगा, डेल्टा Q बाय डेल्टा T हो जाएगा, हीट तो सब में सेम फ्लो करेगी। थर्मल करंट सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, अगर करंट सेम है रेजिस्टेंस सेम है तो V भी सेम आएगा, V भी सेम आएगा। जितना टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों के बीच में आएगा उतना इनके बीच में आएगा, उतना इनके बीच में आएगा। यानी अगर यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस थीटा का आता है तो यहाँ भी थीटा का आएगा, यहाँ भी थीटा का आएगा। और तीनों का सम कितना आना चाहिए, तीनों का सम जो आना चाहिए थीटा प्लस थीटा टेम्परेचर डिफरेंस जो आ रहे हैं तीनों के बीच में, इनका सम कितना आना चाहिए टोटल के बराबर। टोटल कितना डिफरेंस है आपका, 180। तो यानी 3 थीटा इक्वल टू 180 होगा, थीटा इक्वल टू 60 होगा। यानी टेम्परेचर डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस वो हमारा 60 डिग्री आएगा किसी भी उसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ से जब यहाँ जाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है टेम्परेचर, 240 होगा यहाँ पे आके। तो यहाँ पे टेम्परेचर 60 से बढ़ के हो जाएगा 120, यहाँ टेम्परेचर होगा 120। अगर आप यहाँ पे निकालते तो होता
80 और फिर यहाँ पे आ जाता है 240, तो दिया ही हुआ है आपको 240, तो यहाँ टेम्परेचर जो होगा वो 120 होगा, और आपको टेम्परेचर यहीं पे पूछा था, यहाँ पे बी पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो 120 होगा। क्लियर हुआ ये सबको? यस सर। अप्रोच समझ में आ रही है रेजिस्टेंस वाली? 10th का कुछ आइडिया तो होगा ना, कोई 10th ही पढ़ के आए? यस सर। ओके, तो इसके जो ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स केस आएंगे तो वहाँ पे आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ओके, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली डेरिवेशन भी एक तरह का और क्वेश्चन भी है। इसमें जो है कोसेंट्रिक स्फीयर हैं ऑफ रेडियस r1 एंड r2, कोसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस पे वो T1 है, मैंने स्फीयर का टेम्परेचर T1 है, और बाहर वाले के आउटर सरफेस पे टेम्परेचर T2 है। यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, इनका रेडियस जो है r1 और r2 है, ये r2 है और ये वाला r1 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो इसमें हीट फ्लो करेगी, जिसमें हीट फ्लो करेगी, कैसे फ्लो करेगी, इसमें रेडियली फ्लो करेगी ऐसे, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस आपके इसके अक्रॉस है, T1 और T2 इसके अक्रॉस है, रेडियली हीट फ्लो करेगी, तो वो कितनी करेगी, अगर कंडक्टिविटी K है तो कितनी हीट फ्लो करेगी, या वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये पूछ रहा है, प्रोपोर्शनल किसके होगी। R1 बाई R2 मैंने सॉरी ये ऐसे होगा, ये ऐसे कुछ ऑप्शन है ना। तो इस केस में जो हीट फ्लो करेगी वो रेडियली फ्लो कर रही है, तो रेडियली जब फ्लो करेगी ये, तो ये डिफरेंट स्फीयर से पास होकर जाएगी, इससे फिर इससे फिर इससे करते करते बाहर पहुंच जाएगी, ऐसे बहुत सारे शैलो मून से पार करके बाहर तक T2 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको बताना किसके प्रोपोर्शन होगा। तो इसमें आप देखोगे जब ये हीट बाहर की तरफ को जा रही है, तो जो एरिया है आपका जिसके अक्रॉस ये फ्लो कर रही है, इसमें एरिया कितना लोगे जिससे अक्रॉस फ्लो कर रही होगी, तो सर पाई R2 माइनस R1। नहीं, एरिया हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द मोशन लेते हैं ना, परपेंडिकुलर टू द हीट जो है, जैसे मान लो अगर ये रॉड होता तो मैं क्या लेता, पाई आर स्क्वायर लेता एरिया, अगर ये ऐसी होती रॉड स्क्वायर होती तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर लेता एरिया, यस सर। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ये स्फीयर है और ऐसे हीट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे ये वाला एरिया कितना लोगे, अगर ये मान लो उसका रेडियस आर है सपोज, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसके अक्रॉस हीट फ्लो कर रही है ना, स्फीयर के अक्रॉस, तो ये आर, ये समझ में आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा सही, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, क्योंकि हीट सरफेस से परपेंडिकुलरली पास करेगी, वो सरफेस हमें लेना है, तो वो सरफेस का जो एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा इस केस में, ठीक है। अब क्या ये कांस्टेंट होगा एरिया, ये आर के साथ चेंज करेगा, चेंज करते रहेगा। चेंज करते रहेगा, तो यानी जब हीट यहाँ पे होगी तो एरिया कुछ और होगा 4 पाई आर स्क्वायर, जब यहाँ जाएगी हीट तो एरिया बढ़ जाएगा क्योंकि आर बढ़ गया, यस सर। तो यहाँ पे एरिया आपका चेंज हो रहा है, वेरिएबल एरिया है, एरिया आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें जब डेरिवेशन आप करोगे अभी, तो एरिया को हमें वेरिएबल लेना है, जब ऐसा कुछ केस आता है वहाँ पे क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करेक्ट, वहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखो एक बार ट्राई करना चाहोगे खुद, यस चलिए ट्राई करिए, मैं डन सर। ओके, बाकी लोग ट्राई कर लो, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ सारे तब तक। आपने पहले किया हुआ था क्वेश्चन, जिनका डन हुआ है आपने किया हुआ था पहले, ये अभी किया है? नो सर। नहीं किया हुआ था, तो क्या आंसर आ रहा है वो, किसके प्रोपोर्शन आ रहा है ये?
ऑप्शन ए। यार है ऑप्शन ए, ए ही आएगा। पर अगर सर हम हीट वाले में जो दूसरी बुक्स में माइनस के साइन साथ के साथ लेते हैं उसमें तो फिर नीचे को R-R2 हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसका मॉड नहीं लेना चाहिए। अगर हम माइनस के साथ लेंगे तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी? हीट करंट अगर हम वैसे देखें तो वो होता है ना माइनस के डेल्टा टी अपॉन एल, हाँ तो माइनस में नीचे R1 माइनस R2 आ जाएगा, तो इसलिए हमें अच्छा, इसका मॉड नहीं लेना चाहिए ताकि वो अपने आप ही बैलेंस हो जाए। माइनस आर टू आएगा। हीट करंट जो होता है आपका, उसमें हम जो टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस, वो क्या लेते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? फाइनल माइनस इनिशियल ले लेते हैं और बाहर माइनस ले लेते हैं ना उसमें। हाँ, तो उससे हमारा वो फिर प्लस आ जाता है कुल मिला के। यस सर। प्लस यहाँ आया पे था। R2 बड़ा है R1 से, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे हमारा हीट करंट पॉजिटिव है, और अगर हम उस वाले में लेते हैं वहाँ पे R1 छोटा होता R1 से, तो ये नेगेटिव आता, और क्योंकि हमने नेगेटिव लिया है तो इसलिए वो दोबारा पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए सर इसका मॉड नहीं लेना चाहिए हमको। नहीं नहीं, नेगेटिव क्यों? यहाँ पे क्या है, यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है, ये तो पॉजिटिव बोल रहे हैं। यस सर, पर अगर हीट करंट को नेगेटिव ले लेते हीट करंट को तो नीचे नहीं, R1 माइनस R2 आता, अगर R1 मैं छोटा है। आपके, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, डेल्टा टी बाई एल, ये वाला, यस सर। तो इससे क्या था आपके आपसे उल्टा था? यस सर। यस, नहीं, उल्टा क्यों आता? अगर मैं यूज मेरे तो करता, उल्टा ही आ रहा। आपने डी आर यूज किया होगा ना, ये उल्टा आ रहा है इससे। यस सर। डी क्यू बाई डी टी। चलो अभी देखते हैं, बाकी और भी ट्राई करो। बताओ क्या किया फिर आपने इसके बाद, डी क्यू बाई, आपने क्या किया डी क्यू बाई डी टी लेने के बाद? सर पहले एक छोटा एलिमेंट एट अ डिस्टेंस R, एक छोटा एलिमेंट लेते हैं DR का, वो ले लिया, ठीक है, फिर? तो उसकी वजह से तो छोटा सा एलिमेंटल रेजिस्टेंस आएगा, हीट रेजिस्टेंस वो आ जाएगा DR अपॉन KA, और एलिमेंटल एरिया आ जाएगा 4πr²। एलिमेंटल रेजिस्टेंस आ जाएगा DR अपॉन 4k πr²। ठीक है। तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं R1 से लेकर R2 तक, तो 1/4 तक तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा DR अपॉन R। फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो R नीचे R² है, तो उसके लिए उसकी वजह से -1 बाहर आ जाएगा। ओके, फिर इंटीग्रेट करके रख देंगे इसको, और फिर हीट करंट में dq अपॉन dt रख लेंगे। अच्छा, तो वहां से आपका नेगेटिव आ जाता है। यस सर। ठीक है, इसमें बोलो जो आपने एलिमेंट माना, यहाँ पे माना आपने वाला एलिमेंट पतला सा एट डिस्टेंस, जनरल आर माना आपने, इसका थिकनेस डी आर है, और यू आर सेइंग इस थर्मल रेजिस्टेंस जो इसका आएगा वो एल बाई के, यानी डी आर बाई के आ जाएगा, के इंटू 4πr², इसका थर्मल रेजिस्टेंस है ना? आप ही कह रहे हो। यस सर, मेरा माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो अंदर का कोर है वो गर्म है और बाहर का शेल ठंडा है, तब इस वजह से इसमें हीट फ्लो हो रही है, तो हम T1 माइनस T2 अपॉन RH लेंगे, और T1 तो इनिशियल टेम्परेचर था और T2 फाइनल टेम्परेचर था, इसलिए माइनस डेल्टा टी ले लेंगे, माइनस डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस डेल्टा टी है, तो उसके हिसाब से माइनस आ रहा था मेरा। अच्छा, करते हैं, चलो पूरा आपका पूरा प्रोसेस ही फॉलो कर लेते हैं, मान लो, ठीक है। तो हमने ये आर मान लिया, आर हमारा जो इस एलिमेंट का होगा वो डी आर बाई के पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसका क्या लगाया आपने, सीधा वो लगाया या कुछ और प्रोसेस किया? क्या किया इसके बाद? किसके बाद सर? इस आपने आर निकाल लिया, क्या किया आपने? सर ये तो DR आ रहा था ना हमारा छोटा एलिमेंटल रेजिस्टेंस, अच्छा, तो फिर हमने टोटल आर, ये सब इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये सीरीज में है सारे को आप इंडिकेट कर सकते हो। यस सर, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस और सीरीज में भी, अगर पैरेलल में तो फिर गड़बड़ रहते हैं, फिर 1/d लेना पड़ता है। यस सर। तो आर आपका इंटीग्रेशन कर दिया।
ये आपका आ जाएगा 1/k 4πk बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस पावर है तो r माइनस 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2 तो आ जाएगा 1/4πk बाहर, एक मिनट माइनस 1 भी आएगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/r, तो माइनस 1/r रखोगे तो माइनस 1/r2 प्लस 1/r1 ये r आएगा। ये हमारा r आया। इसको अगर आप एलसीएम वगैरह लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो तो r1 r2 आ जाएगा। उस पर आप अगर लिखना चाहो तो पॉजिटिव आ जाएगा तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है यहाँ तक। हाँ सर, -1 से मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं। अच्छा, अब सही आएगा ना? जी सर। चलिए बाकी लोग भी देख लें कैसे करेंगे इसे। इसमें तो पता हो गया हमें कि हीट का जो फ्लो हो रहा है वो रेडियली फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ को, तो जो भी आप एरिया वगैरह लोगे आपको परपेंडिकुलर उसके 4πr² लेना पड़ेगा। ये मैं समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी किसके प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो देखो ये रेडियस थी r1 और आपने एक बाहर एलिमेंट मान लिया ऑफ स्मॉल थिकनेस का, आपने पहले भी किए होंगे ऐसे केसेस, स्मॉल थिकनेस का आपने मान लिया एट अ डिस्टेंस r, ये r1 है और ये एक जनरल डिस्टेंस है r2 तो कहीं बाहर है अभी, r2 तो यहाँ तक है, तो आपने यहाँ पे मान लिया। अब जो हीट फ्लो हो रही है वो इससे क्रॉस होके जाएगी, तो उसको ये एरिया क्रॉस करना है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट दैट के ए आपका होगा 4πr², के ए डेल्टा थीटा, इस एलिमेंट के अक्रॉस में टेम्परेचर डिफरेंस मान लेता हूँ dt, और इसके अक्रॉस में थिकनेस इसकी मान लेता हूँ dr, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी बाय dr, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एल होता है, उसको मैंने dt बाय dr लिख दिया। ये सही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके, अब मैं जब बाहर जाऊंगा तो एक चीज हमारा बढ़ता जाएगा, r हमारा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, है ना। r हमारा बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते ये r2 के बराबर हो जाएगा, तो हीट जो है इसके फ्लो करके वहां तक पहुंच जाएगी। अब जो ये सारे एलिमेंट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, चाहे मैं इस r पे बनाऊं, चाहे इस r पे बनाऊं, चाहे इस r पे बनाऊं, इन सब के लिए ये चीज कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी? जब मेरा r चेंज होगा तो मैं अलग अलग एलिमेंट बना रहा हूँ, तो ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी क्या है, हीट ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम। तो मैं शेल जो यहाँ पे शेल बनाऊंगा और यहाँ पे शेल बनाऊंगा, क्या इनसे सेम हीट फ्लो हो रही है बाहर या डिफरेंट हीट फ्लो हो रही है? सेम हीट, सेम होगी, जो यहाँ से पास होगी वो तो यहाँ पहुंचेगी, तो सेम हीट फ्लो होगी, इक्विलिब्रियम में हीट फ्लो सेम होगा इनसे, तो ये चीज कांस्टेंट है मेरी, एक थर्मल करंट यहाँ पे, है ना। और मेरा के तो कांस्टेंट है पूरे मटेरियल के लिए, तो के कांस्टेंट है, बाकी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। अब dt बाय dr ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन का हेल्प लूँ यहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ r वाले टर्म को एक तरफ ले आता हूँ, dt वाले को एक तरफ ले आता हूँ, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी तो भाई कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कहाँ रखूँ मैं, 4πk भी कांस्टेंट है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, dr बाय r² इक्वल टू dt, ये आ जाएगा, ठीक है। dr बाय r² आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ, मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इंटीग्रेट कर सकता हूँ दोनों तरफ को, कहाँ से कहाँ तक कर सकता हूँ। r मेरा वेरी करेगा फ्रॉम r1 टू r2 और dt वेरी करेगा फ्रॉम वी कैन से t1 से, r1 पे t1 है और यहाँ पे t2 है, ठीक है। तो व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट 1/4 by 4 pi
k, सॉरी नॉट एप्सिलॉन नॉट k dq by dt, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा 1 by r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस r की पावर -1 सॉरी -2 + 1, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से। यस सर। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन तो वो t आएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, t1 से t2 आएगी, उसको जब सॉल्व करोगे तो r की पावर -1 है, तो ये है -1 by r, लिमिट इज फ्रॉम r1 to r2, तो इसको जब आगे और लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 by -r2 माइनस 1 by -r1, बाकी बाहर तो है ये सारी चीजें, dq by dt भी है, 4 pi k भी है, इक्वल टू किसके हो जाएगा, t2 minus t1 के। अब इसको अगर और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 by r1 minus 1 by r2 हो जाएगा, इट विल बिकम 1 by r1 minus 1 by r2 which is equal to r2 minus r1 divided by r1 r2, ये आ जाएगा। तो ये चीज तो मेरी ये आ गई। अब साथ में क्या था इसके, dq by dt, और क्या था साथ में 1 by 4 pi k, ये किसके बराबर आया कुल मिला के, t2 minus t1 के बराबर आया। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस सर। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो वी कैन फाइंड dq by dt आल्सो, dq by dt की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4 pi k r1 r2 डिवाइड बाय r2 minus r1 और इनटू टेम्परेचर डिफरेंस t2 minus t1। तो यहाँ से मैं dq by dt की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्लियर सब? ठीक है, तो ऐसा केस आएगा तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हीट फ्लो कैसे कर रही है ना, हीट फ्लो जो कर रही है उसका मैं वो लेना है, क्या नाम बोलते हैं, एरिया लेना है। आई थिंक ये सबको क्लियर है क्वेश्चन? दिस इज क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, तो ठीक है, इसमें थ्योरी देख लेते हैं आगे। ठीक है, थ्योरी देख लेते हैं। इससे पहले क्वेश्चन जो है ऐसे भी आता है कई बार कि भाई एक सिलेंडर है, उसका यहाँ पे ऐसे फ्लो भी आता है कई बार, यहाँ पे T1 है और यहाँ T2 है बाहर, तो ये भी ट्राई कर लेना अगर निकालना चाहो तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे जो हीट फ्लो करेगा, आप एरिया कितना लोगे इस बार, अगर एलिमेंट मानोगे तो r डिस्टेंस पे, तो एरिया कितना लोगे आप, इसका लेंथ L है मान लो, ये r2 r1 है, एरिया कितना लोगे इस बार, हीट ऐसे फ्लो करेगी पाई आर एच। हाँ करेक्ट, जो आप एलिमेंट बनाओगे तो 2 pi L इंटू R, 2 pi R इंटू L इम्पैक्ट। ठीक है, क्योंकि हीट जो फ्लो कर रही है वो एक सिलेंडर से बाहर फ्लो कर रही है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया लेना पड़ेगा हमें, और सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो 2 pi R इंटू L होता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सबको क्लियर? यस सर। अच्छा, एक चीज बताओ कि अगर आपने पढ़ लिया कंडक्शन, अगर मान लो मैं ये HC वर्मा में भी लिखा हुआ है उसने कि अगर पूछा हुआ है क्वेश्चन मैंने ऐसे, लकड़ी के प्लैंक पे खड़ा हो जाऊँ एक आदमी, मान लो लकड़ी का प्लैंक है और इसको मैं, मान लो अभी ठंड है ना बाहर इस समय, ठंड मान लो अभी ठंड है यहाँ पे, मैं बाहर इसको रात में लकड़ी के प्लैंक पे खड़ा हो गया, क्या है, वुड है ये, और एक आदमी ने स्टील के प्लैंक पे खड़ा हो गया, एक आदमी गया स्टील के प्लैंक पे खड़ा हो गया सेम जगह पे, किसको ज्यादा ठंड लगेगी? सर स्टील पे खड़ा हूँ। सर स्टील। ये तो सबको पता ही है, सबने करके देखा होगा। क्यों लगेगी? सर स्टील अच्छा कंडक्टर है तो वो बॉडी से हीट ले लेगा। तो सब बॉडी से हीट जाएगी तो मतलब ठंड लगेगी, और वो एक इंसुलेटर है तो वो हीट इतना लेगी नहीं। थोड़ा और एक्सप्रेशन चाहिए इसका। बॉडी से हीट ले लेगा मैंने पैर के पास से हीट ले लेगा, आप ये बोल रहे हो पैर में हीट ले लेगा, खींच लेगा पैरों से हीट। बॉडी से हीट फ्लो होगी ना, बॉडी ज्यादा गर्म होगी तो बॉडी से हीट फ्लो होगी टुवर्ड स्टील। और जो स्टील है वो मतलब एक अच्छा कंडक्टर है तो वो हीट को कंडक्ट कर लेगा। कहाँ कंडक्ट कर, मैं पैरों के पास, आप बोल मान लो चलो मैंने पैर से हीट फ्लो कर दी तो स्टील गर्म हो गया, फिर यहाँ पे अब तुम्हें ठंडी लगनी चाहिए, वो शायद इवनली स्प्रेड हो जाएगी स्टील। सर फिर वो
तो क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी गर्म है ना, तो स्टील से दोबारा हीट ट्रांसफर हो जाएगा ना एटमॉस्फेयर में। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है ना, मैं ठंडा मान रहा हूँ। यस तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लो ठंडा है, तो वुड जो होगी मेरी, मान लो बाहर का टेम्परेचर मानता हूँ 10 डिग्री सेल्सियस है, तो मेरी वुड जो होगी वो कितने पे होगी? वो 10 पे होगी, और स्टील भी 10 पे ही होगा, दोनों 10 पे है। और आपकी बॉडी जो है वो मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पे है। तो आपकी बॉडी ने जब हीट फ्लो करी तो स्टील ने हीट ले ली आपके यहाँ पे, तो स्टील गर्म हो गया। लेकिन क्योंकि स्टील गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो क्या होगा, वो हीट यहाँ फ्लो हो जाएगी चारों तरफ को, और वहां से फिर रेडिएशन की फॉर्म में लॉस भी हो जाएगी, कुछ नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ होगी, पर मैं मान लेता हूँ कि ऐसे लॉस हो जाएगा, ठीक है, रेडिएशन का। तो रेडिएशन का लॉस हो गया, तो फिर दोबारा क्या हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे ठंडा हो गया, तो फिर और हीट खींचेगा यहाँ से, तो ये आपके पैरों से हीट खींचता रहेगा लगातार। लेकिन वुड के केस में क्या होगा, ये बेड कंडक्टर है, तो यहाँ हीट फ्लो बहुत धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। तो आपके पैरों के नीचे जो थी वो तो आपने गर्म कर दी जगह, पैरों के नीचे जो जगह थी वो तो आपने गर्म कर दी। अब यहाँ से हीट अगर आगे फ्लो हो तब ये और खींचे बॉडी से, लेकिन अभी तो हीट फ्लो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो ये जो एरिया है ये भी धीरे धीरे ठंडा होगा, तो फिर ये आपकी बॉडी से हीट धीरे धीरे खींचेगा, इसलिए आपको ठंड कम लगेगी। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके। ऐसे आप जैसे दरवाजे पे हैंडल लगाते हैं, तो आपने देखा होगा जहाँ लकड़ी के हैंडल होंगे यहाँ पे ठंड कम लगती है, और अगर आजकल स्टील के हैंडल को पकड़ लोगे तो ठंड लगती है बहुत ज्यादा, है ना? यस। और आपके सेम चीज आप जो आपके यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आप जो हैंडल देते हो वो भी आप नॉन कंडक्टर के देते हो, तो सबका सेम रीजन है इससे। और एस्किमो जो बनाते हैं अपने घर बर्फ का, उसका फायदा क्या बनाते हैं? एस्किमो जो होते हैं ना, इग्लू बनाते हैं, इग्लू। अच्छा इग्लू सर, स्नो से बनता है, तो स्नो मतलब एक तो बहुत अच्छी इंसुलेटर होती है क्योंकि इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंसुलेट करती है बाहर के क्लाइमेट से, तो वहाँ पे हम वार्म रहते हैं। स्नो जो है बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, उससे हमें क्या फायदा हो रहा था? उससे ये कि जो आपने ये बनाया इसके अंदर मान लो गर्म है टेम्परेचर और बाहर ठंडा है, बाहर है -30, और अंदर आपने किसी तरह से मेंटेन कर लिया, मान लो 10 डिग्री मेंटेन कर लिया, 5 डिग्री कर लिया, माइनस में कर लिया, -2 डिग्री मान लो अंदर। अब ये क्या है, ये बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये हीट को फ्लो नहीं होने देगा आराम से। हीट कैसे फ्लो होगी यहाँ पे? ऐसे फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। बर्फ जो है बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये हीट को फ्लो नहीं होने देगा, तो कम हीट यहाँ से लॉस होगी, तो आपको आपका इग्लू जो है वो गर्म रहेगा, आराम से, जल्दी जल्दी ठंडा नहीं होगा। अगर ये हीट फ्लो तेजी से होने लगती तो ये क्या होता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है आपका इग्लू, ठीक है। तो इसलिए हम इसको आइस को यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम रीजन आपका होता है जो आप स्वेटर पहनते हैं आजकल या जैकेट पहनते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी ये होता है, आपकी बॉडी गर्म है, बॉडी की हीट बाहर नहीं जा पाती। करेक्ट, बॉडी गर्म है, बाहर ठंडा है, तो आपकी बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती आराम से, क्योंकि बेड कंडक्टर है, तो आपकी बॉडी जो गर्म है वो गर्म रहती है, ठीक है। स्वेटर गर्म नहीं करती आपकी बॉडी को, बॉडी तो ऑलरेडी गर्म है, बस वो हीट लॉस करती है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर वो ना हो तो आपकी बॉडी गर्म रहेगी, ठीक है। तो ये इसमें ये पूछते हैं कि एक ब्लैंकेट है, उसकी थिकनेस T है, वो आपने यूज किया, 2 ब्लैंकेट यूज किए T की थिकनेस की, और एक बार में 2T थिकनेस का ब्लैंकेट यूज किया, तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा? सर 2 ब्लैंकेट। क्यों? एयर भी आ जाएगी, एयर ट्रैप हो जाएगी। करेक्ट, उसमें एयर ट्रैप हो जाएगी, एयर इज द बेड कंडक्टर ऑफ द हीट, तो आपका जो है ये जो है डबल ब्लैंकेट ज्यादा काम करेगा, ठीक है। अच्छा, एक ये बोलते हैं कि ठंड में जो है भूख ज्यादा लगती है गर्मी के मुकाबले, उसका रीजन, ठंड में भूख ज्यादा लगती है ना गर्मी के मुकाबले, गर्मी में कम लगती है, उसका रीजन क्या हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? ठंड में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। करेक्ट, आप बोलते हैं ठंड में आपका जो हीट का फ्लो हो रहा है आपके पेट से बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है, तो अगर हीट फ्लो ज्यादा होगा तो अंदर क्या होगा, फिर खाना जल्दी पचता रहेगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा आपको, है ना। तो
इसलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा जल्दी भूख लगती है। ठीक है, तो ये सब इसके रीजन है। तो दीज आर द रीजन फॉर दिस। तो ये हमारा जो है कंडक्शन था, जो हमने तक पढ़ा, ये जो हमने पढ़ा वो कंडक्शन है। और लिक्विड में आपको पता है फ्लूइड में क्या होता है, मेनली कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन तो इजी थ्योरी, कन्वेक्शन की ज़्यादा थ्योरी है नहीं। अब जो थ्योरी मेन हमारी है वो है रेडिएशन की, है ना। तो रेडिएशन की थ्योरी देखिए, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो देख लेते हैं। वो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। वो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ने से पहले देखिए हमें एक और लॉ पढ़ना पड़ेगा। अभी हमने शायद वो पढ़ा नहीं है, किरचॉफ लॉ नहीं पढ़ा। पहले रेडिएशन वगैरह पढ़ लेते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तो इसका स्पेशल केस ही होता है। तो कुछ और छोटी चीज़ देख लेते हैं। हम रेडिएशन की बात करते हैं। तो रेडिएशन हमारा आप लोगों ने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है आपकी, और मीडियम नहीं चाहिए इसके लिए कोई भी, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें रेडिएशन में आपकी। तो रेडिएशन देखो क्या होता है, जब किसी बॉडी पे मान लो कोई बॉडी है, और एक रूम में रखी हुई है, ठीक है, ये रूम में रखी हुई है। अगर ये रूम में रखी हुई है तो ये क्या कर रही होगी, ये हमेशा ना इससे रेडिएशन निकल रहे होंगे। रेडिएशन तो निकलते हैं बॉडी से। अगर उसका कोई टेम्परेचर है तो सारी बॉडी रेडिएशन छोड़ती है। अब वो किस रेंज में आते हैं वो डिपेंड करता है। किसी का इंफ्रारेड हो सकता है, किसी का विजिबल हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। तो ये रेडिएशन छोड़ेगी सारी बॉडी में। अब रेडिएशन छोड़ने का मतलब क्या है, एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी लॉस होने से क्या होगा, टेम्परेचर घट सकता है इसका। लेकिन जब कोई बॉडी मान लो रूम में रखी हुई है तो उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा, लॉस तो होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि इस पे जो है कोई बाहर से भी रेडिएशन गिर रहे हैं, तो जो एटमॉस्फेयर है वो इस पे हीट कंटिन्यूसली गिरा रहा है, और बॉडी क्या कर रही है, लॉस कर रही है। तो इक्विलिब्रियम, जब ये बॉडी का टेम्परेचर है तो उस केस में क्या होगा, जो हीट आपकी इसके ऊपर गिर रही होगी और जो ये लॉस कर रहा होगा उसमें बराबर होगी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर मान लो आपने इस रूम में कोई हॉट बॉडी रख दी, तो उसका क्या होगा, रेडिएशन बाहर ज्यादा निकलेंगे और जो उस पर गिरेंगे वो कम गिरेंगे। तो कुल मिला के बॉडी क्या करेगी, हीट लॉस करेगी तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अगर उल्टा केस हुआ, मान लो बॉडी ठंडी है, तो ठंडी होगी तो उसमें क्या होगा, ये आपके रेडिएशन कम निकलेंगे, लेकिन जो इस पर गिरेंगे रेडिएशन वो ज्यादा गिर जाएंगे रूम से। इस केस में बॉडी क्या होगी, वो अपना टेम्परेचर गेन करेगी और फाइनली रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो हम जो बोलते हैं कि हीट लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो जरूरी नहीं है हीट लॉस या गेन होने के लिए उसको हाई टेम्परेचर पे हो या लो टेम्परेचर पे हो। वो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी है तो उस केस में भी उसके रेडिएशन होते हैं, उस केस में भी वो हीट लॉस भी करती है और गेन भी करती है। देयर इज अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इन दैट केस, ठीक है। तो किसी बॉडी पे जो हीट गिरती है उसके तीन चीजें हो सकती हैं, या तो वो बॉडी पे गिर के रिफ्लेक्ट हो जाए वापस, जो ये बॉडी पे हीट गिरेगी उस पास उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कुछ पार्ट क्या होगा, ये बॉडी आपके एब्जॉर्ब कर लेगी, और कुछ तो इसका रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगी। बाकी इसमें क्या हो रहा है, बाकी इसमें रेडिएशन तो निकल ही रहा है आपका, बाकी इसमें जो है रेडिएशन तो निकल ही रहे हैं बाहर, है ना। तो अगर मान लो बॉडी आपकी अच्छा रिफ्लेक्टर है हीट इसका, तो ये क्या करेगा, ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा तो एब्जॉर्ब कम करेगा। तो इस बॉडी को गर्म करना क्या होगा, आसान होगा, मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, मुश्किल हो जाएगा कि इस पे हीट गिरेगी उसको रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो जो अच्छा दूसरी बॉडी है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट कम करती है, इसको हीट करना आसान होगा। यस सर। तो ये गुड एब्जॉर्बर है, इसको हीट करना आसान है। जो गुड रिफ्लेक्टर होगा उसको हीट करना डिफिकल्ट होगा। अभी आप देखोगे आगे थोड़ी देर बाद ब्लैक बॉडी की बात आएगी, तो ब्लैक बॉडी होती है वेरी गुड एब्जॉर्बर होती है, वो जो लगभग सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, दैट इज वेरी गुड एब्जॉर्बर, ठीक है। इसमें कुछ टर्म है हमारी जो हम डिफाइन करते हैं। अब हम जो रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो कुछ टर्म हम इसमें डिफाइन करते हैं बॉडी के केस में। पहला है रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ बॉडी।
रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ बॉडी। तो ये जो है रेशो है ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी। मैंने रिफ्लेक्टेड कितनी की इसने, मान लो इसने रिफ्लेक्ट किया, इसको मानते हैं Q1 है, इस पे Q गिरा है, इसने Q को रिफ्लेक्ट किया, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ द बॉडी, Q1 by Q। जितनी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, जो आपने हीट गिराई उसमें से कितना इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। एट ये पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। पॉलिश सरफेस के लिए लार्ज होगा, और जबकि रफ सरफेसेस होंगे उनके लिए ये लेस होगा, वहाँ पे वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे। दूसरी हम डिफाइन करते हैं, वो है एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ द बॉडी। ऑब्जर्विंग पावर ऑफ द बॉडी, और इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्बसेंस, एब्जॉर्बटेंस। तो ये जो होगा ये आपका उल्टा हो जाएगा, इसका Q2 by Q हो जाएगा, Q2 by Q हो जाएगा, ठीक है। कुछ आपके जो रेडिएशन है वो यहाँ पे ट्रांसमिट भी हो सकते हैं, वो इसके अक्रॉस क्रॉस भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्रॉस भी कर सकते हैं डायरेक्टली ना, तो मैंने वो आप उसे रिफ्लेक्शन बोल सकते हो ना, उसे एब्जॉर्प्शन बोल सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्रॉस कर गया, इसको वो हम बोल सकते हैं कि वो क्रॉस कर गए। तो बॉडी पे डिपेंड करता है किस टाइप की आपकी बॉडी है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो होगा या नहीं होगा। तो वो जो पावर है, तीसरा जो इसका रेडिएशन का हो सकता है, तो Q1 यहाँ चला गया मान लो, Q2 आपने मान लिया एब्जॉर्ब हो गया, Q3 आपका यहाँ से ट्रांसमिट कर गया। थर्ड इसका जो हो सकता है वो हो सकता है ट्रांसमिशन, तो भी बोलते हैं उसकी जो पावर होती है उसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग पावर ऑफ द बॉडी, ट्रांसमिटिंग पावर ऑफ द बॉडी, ट्रांसमिटिंग पावर ऑफ बॉडी। ट्रांसमिटिंग पावर क्या होती है, Q3 by Q का जो रेशियो आएगा वो आपका ट्रांसमिटिंग पावर होगी, ठीक है। अब इसको मान लो मैं R से बोलता हूँ, एब्जॉर्बिंग पावर को A से बोलता हूँ, ट्रांसमिटिंग पावर को T से बोलता हूँ। अब आपको पता है कि जो Q है वो तो तीनों का सम ही था, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ Q से, तो आई कैन राइट, दोनों तरफ से डिवाइड कर दूँ क्या आएगा, 1 बाई इक्वल टू Q बाई Q, Q1 बाई Q प्लस Q2 बाई Q प्लस Q3 बाई Q। तो ये आपकी रिफ्लेक्टिंग पावर हो गई, एब्जॉर्बिंग पावर हो गई, ट्रांसमिटिंग पावर हो गई। तो हमने मान लो R माना है, तो वी कैन से दैट 1 इक्वल टू R प्लस A प्लस T। तो इन तीनों का जो सम होता है वो 1 होता है, क्या होता है 1, ठीक है। कुछ केस में मान लो T नहीं है आपका, T 0 है मान लो समथिंग, तो उस केस में फिर आपका ये जो है R प्लस A इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो बॉडी पे जो हीट गिर रही है उसका ये आपका तीन चीजें हो रही हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इस पे बेस फिर हम आगे देखेंगे उससे क्या होता है, कितना रेडिएशन निकलता है, उस पर रेडिएशन कितना होता है, जो एप उस पर बॉडी पे हीट गिरती है वो कितनी गिरती है, और उससे उसका टेम्परेचर जो बढ़ेगा तो रिलेशन कैसे बनाएंगे। Q इक्वल टू MS डेल्टा T यूज करना पड़ेगा हमें, उससे फिर हम जो हीट गिरेगी उससे उसका रिलेशन बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो इसके कुछ लॉ हैं हमारे, किरचॉफ लॉ, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, और फिर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, तो वो सब हमें देखना पड़ेगा। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर हम पहले इसको देखेंगे थ्योरी को और फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमारे जो क्वेश्चन थे कंडक्शन पे थे। आई होप सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि इक्विवेलेंट हमें कैसे निकालना होता है और फिर उसको यूज कैसे करना होता है ना, ये यूज कैसे किया हमने, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये चीज आपको आगे भी काम आने वाली है, 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे रेजिस्टेंस वगैरह वहाँ भी काम आने वाली है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। और ये भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे एरिया वगैरह क्या लेते हैं, जो हमने देखा था सिलेंडर में क्या लेंगे, वहाँ पे क्या लेंगे, ठीक है। तो इसको फिर हम रेडिएशन वाले पार्ट को अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, तो फिर वहाँ मिलते हैं, वहाँ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, ओके चलिए।